students. Today we are start with the chapter number 5, that is for the biology part, and this chapter is for the class 9th, and this chapter is divided into 2 parts. Today we will start with the part number 1, and we are discuss various aspects in the fundamental units of life. Fundamental units of life, that is the first concept of this chapter. Second concept is cell of an onion or the plant pea. Third is the various cells in the human body. Next, types of organisms on the basis of number of cells. What is a cell made up of? Cell किस चीज का बना होता है? And the last is 3 main components of the cell. The main 3 components of the cell are cell membrane, nucleus and cytoplasm. So all these are the various aspects of the chapter, that is the fundamental units of life, that we are discussed with the students, and I hope you will enjoy and you will thoroughly gain all the concepts by this. Hello students. Today we are start with the chapter number 5 for class 9, and it is from the biological part, and the name of the chapter is the fundamental units of life. And this chapter is divided into 2 parts, that is the part number 1 and part number 2. And today we start with the part number 1. In the part number 1, we discuss various concepts with you. And the first concept in this chapter is the fundamental unit of life. Second is the cell of an onion or the plant pea. Next, various cells in the human body. Next, types of organisms on the basis of number of cells. What is a cell made up of? And the last is 3 components of the cell, that are cell membrane, nucleus and the cytoplasm. So let us start with the fundamental units of life. तो जैसे कि आपको पता है कि इस धरती पर हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नंबर ऑफ सेल्स को मिलकर बना हुआ है. जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. तो सेल जो है वो क्या करती है, सेल जो होते हैं वो टिश्यूज को बनाते हैं, टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गन को बनाते हैं, एंड ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस चीज को बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम को. तो ये जब सारी चीजें मिलकर बन जाती हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, दैट मीन्स देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. तो उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है वो किस चीज की होती है, इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है. तो इसमें ये है कि fundamental units of life में in 1665 Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-designed microscope. 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक पेड़ की छाल ली, और उसको उसने किसके अंडर ऑब्जर्व किया, उसने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप जो उसके द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया था, उसके अंडर उन्होंने उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को क्या किया, एब्जॉर्व किया. और जब उन्होंने उसको एब्जॉर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप और जूम कर देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थे वो क्या थे, एक जस्ट लाइक हनीकॉम्ब की तरह उनको दिखाई दे रहे थे. जैसे कि मैंने अभी ये डायग्रामेटिकली बनाया हुआ, तो इसमें ये जो है दीज आर वेरियस कंपार्टमेंट्स इन द सेल, एंड दीज कंपार्टमेंट्स कंटेन नंबर ऑफ सेल्स. तो ये जो थे एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, जस्ट लाइक एज हनीकॉम्ब, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है, उसकी तरह जो थे वो सेल्स जो थे वो दिखाई दे रहे थे. तो ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. तो जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सभी के सभी किस चीज को मिलकर बने होते हैं, सेल्स को मिलकर बने हुए हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एज वेल एज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. After that, we can take the example of cell of an onion peel or the plant pea. तो हम इसमें जो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं किस चीज की, सेल ओनियन की, ओनियन पील की या प्लांट पील की. तो सपोज दिस इज द स्लाइड, ये स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, और उस स्लाइड में हम क्या करेंगे, ओनियन की जो पील है
वो बिल्कुल पतली हमने जस्ट लाइक एज अ पॉलिथिन के कागज की तरह हमने निकालनी है, और उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको उसके स्लाइड के ऊपर रखेंगे, और स्लाइड पर रखने के बाद हमें उसमें एक सैफरन का सॉल्यूशन डालेंगे, एंड सैफरन इज द सॉल्यूशन फॉर जस्ट लाइक वॉयलेट कलर एज वेल एज पिंक कलर, ताकि वो उस का कलर जो है वो चेंज कर सके, और कलर चेंज होने की वजह से हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। तो जैसे ही हमने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उस ओनियन पील को, तो हमें क्या लगा कि वहां पर जो है वेरियस कंपार्टमेंट्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं, और उन सेल्स के बीच में क्या थे, ब्लैक ब्लैक डॉट जो है दीज आर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ उसमें जो हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल दिखाई दे रहा है दैट इज द साइटोप्लाज्म। और दूसरी हमने जो पील निकाली दैट इज द प्लांट पील, एंड प्लांट पील इज जस्ट लाइक सेम एज दैट ऑफ द ओनियन पील। उसमें भी क्या थे कि वेरियस कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल्स जो थे वो बने हुए थे, और उन कंपार्टमेंट्स ऑफ सेल्स में क्या थे, वेरियस न्यूक्लियस थे, एंड न्यूक्लियस के साथ क्या प्रेजेंट थे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थे। सो दिस इज द cell of an onion peel or the plant peel. After that, various cells in the human body. अब हमने कहा कि जो ह्यूमन की बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो उसमें जो सेल्स हैं दैट मीन्स दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लाइफ। तो पहले हमारे जो सेल्स हैं दीज आर द ब्लड सेल्स, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, and these are the various types of the blood cells that are present in the human body. After that there are the bone cells, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, बोन्स हैं, और उन बोन्स में जो है वो नंबर ऑफ बोन सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट देयर आर द मसल सेल्स, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल्स की जो रिलैक्सेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द मसल सेल्स। After that there is a neuron cell, and neuron cell जो है वो क्या है, जो ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं या जो नर्वस सिस्टम है वहां पर जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट देयर इज द ओवम, एंड ओवम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और दिस इज प्रेजेंट इन द ओवम। एंड आफ्टर दैट देयर इज द स्पर्म, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द स्पर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Next, types of organisms on the basis of number of cells. Number of cells के बिहाव पर various types के organisms जो होंगे वो कौन कौन से होंगे। अगर हम categorize करें organisms को on the basis of cells, तो हमारे पास two types के organisms हैं, that is the unicellular organisms and multicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल को मिलकर बनी होती है। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं दैट मीन्स दे आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। वो किसके द्वारा परफॉर्म्ड होते हैं, सिंगल सेल के द्वारा। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज वेरी शॉर्ट, और उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ only single cell, and all the functions, all the various functions in the body are performed by the cell, and its lifespan is very short. For example, अगर हम देखते हैं इसमें तो amoeba is a unicellular organism, bacteria is also unicellular organism, as well as paramecium is also unicellular organism. तो amoeba जो होता है वो just like इस तरह से उसकी shape होती है, तो this is the amoeba. Or egg is also a unicellular organism. Next is the multicellular organism. Multicellular organisms कौन से होते हैं? It consists of a large number of cells. इसमें जो है वो large number of cells होते हैं, and different cells perform different functions in the body. और body में different functions जो होते हैं that means they are performed by the different cells, and their lifespan is very long. और उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो काफी लंबा होता है। अब different सेल जो होंगे वो परफॉर्म करेंगे different फंक्शंस को, जैसे कि अभी पीछे पढ़ा हमने कि वेरियस टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं, जैसे बोन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, ओवम सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स हैं। तो all these are the various types of the cells, and such type of the cells they have to be perform different functions in the body, and their lifespan is very
belong in the multicellular organisms. और multicellular organisms कौन से होते हैं जिसमें number of cells जो होते हैं वो बॉडी में वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं और उनकी बॉडी जो होती है दैट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. ट्रीज है, एनिमल्स है, ऑल दीज आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आफ्टर दैट द नेक्स्ट कंसेप्ट इन दिस टॉपिक इज व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. सेल जो है वो किस चीज को मिलकर बना हुआ है. एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शन. जितने भी सिंगल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडीज में. अब वो सिंगल सेल जो होते हैं वो कौन कौन से बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एक्सेट्रा. अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस तरह से है. अब जैसे प्लांट्स के केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आदान प्रदान होता है. अब जो प्लांट्स के केसेस में है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन इज द वेस्टेज गैस फॉर द प्लांट्स एंड for that reason they are always releasing the oxygen gas and always absorbing the carbon dioxide gas. But in case of humans as well as animals, they have to be release the carbon dioxide gas and absorb the oxygen gas. नेक्स्ट इज द डाइजेशन. अब डाइजेशन के प्रोसेस में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फूड को है वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर फूड में. एंड द लास्ट इज द एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद वो उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं. सो द सेल इज मेड अप ऑफ every single cell. They have to do the basic functions, and these basic functions are just like exchange of gases and digestion and the absorption. अब थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलकर सेल बना हुआ है, और वो थ्री मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स बाय विच द सेल इज मेड अप ऑफ. अब अगर हम पीछे भी हमने देखा है तो इसमें हमने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन की थी. तो दीज आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल्स, एंड इन द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ द सेल्स देयर इज द न्यूक्लियस, एंड इन न्यूक्लियस के बाहर जो ये कवरिंग बनी हुई है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस के बाहर जो ये प्रोटेक्शन जो बनी हुई है, लेयर जो बनी हुई है, दिस लेयर इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेंटर पार्ट इज द न्यूक्लियस. तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ओनियन पील. प्लांट सेल का एग्जांपल है ये ओनियन पील. एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि हमें ट्रांसपेरेंट दिखा है दैट इज द साइटोप्लाज्म. तो ये क्या आ गया आपका? न्यूक्लियस, outermost layer is the cell membrane or the plasma membrane, and the transparent part is the cytoplasm. अगर हम ह्यूमंस के केस में देखते हैं एज वेल एज इन प्लांट सेल में देखते हैं, सो दिस इज द न्यूक्लियस एंड these are the cytoplasm, and the outermost layer is the cell membrane. So this is the main differentiation between the animal cell and the plant cell, and the main components of the cell by which our cell is made up of is the cell membrane, nucleus and the cytoplasm. So let us discuss the main components of the cell and start with the cell membrane. It is also known as plasma membrane or plasma lemma. So what do you mean by cell membrane or the plasma membrane? It is the boundary of each cell. ये हर एक सेल की क्या है? बाउंड्री है which separates the cytoplasm from the surrounding, जो कि साइटोप्लाज्म को बाहर वाले माहौल से, बाहर वाली सराउंडिंग से जो होती है वो क्या करती है? सेपरेट करती है. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच separates the cytoplasm from the surrounding and present in both animal cell and plant cell. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, दोनों के बाहर जो होती है वो
प्रेजेंट होती है। सो इसमें जैसे मैंने कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल, हर एक सेल की क्या है ये बाउंड्री है, और ये क्या करती है सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द सराउंडिंग। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन द प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल। एंड दिस सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किस चीज को मिलकर बनी होती है ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है कि ये उन्हीं चीजों को अंदर आने देगी या बाहर जाने देगी जिनकी जरूरत है। दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सेल्स बोथ इन द प्लांट सेल एज वेल एज इन द एनिमल सेल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और वहां पर ये ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस या जो जरूरी सब्सटेंसेस है या मटेरियल है जिनकी जरूरत है अंदर सेल को, उन्हीं को अंदर अलाउ करती है ये जाने के लिए। दैट मीन्स that's why cell membrane is known as the selectively permeable, and it allows some minerals in and out of the cell। ये कुछ मिनरल्स को ही अलाउ करती है कि जो सेल के अंदर जा सकते हैं या सेल के बाहर आ सकते हैं। सो द सेल मेम्ब्रेन allows only some minerals to enter into the cell or out of the cell। It is flexible। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, इसे जैसे चाहो उसे मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। दैट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से हम इस सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड भी कर सकते हैं, ब्रोकन टूट भी जाती है, एंड यूनाइटेड एंड दोबारा हम इसको जोड़ भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सब्सटेंसेस जो होंगे उनकी जो मूवमेंट है वो कैसे होगी। सब्सटेंसेस की मूवमेंट या सब्सटेंस का जो एक मूवमेंट होना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो किस तरह से होगा। इसमें दो प्रोसेसेस है हमारे पास, दैट इज द डिफ्यूजन एंड द सेकंड वन इज द ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है? इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जिसमें कि जो सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। इसमें जो सब्सटेंसेस की जो मूवमेंट होगी दैट इज फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। तो इसमें जो एग्जांपल है दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जो है दैट इज ओनली मूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं दैट मीन्स दे हैव टू बी गिवन आउट द ऑक्सीजन एंड टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। दैट इज गिवन अप द ऑक्सीजन गैस एंड टेकन अप द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द plant cells, whereas in the humans case they have to be taken the oxygen gas and release of the carbon dioxide gas। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो एक्सचेंज होगा गैसेस का वो किस तरह से होगा, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन रीजन टू द लो कंसेंट्रेशन रीजन। सपोज करो हमारे इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर ऑक्सीजन जो है अगर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स वो क्या करेगी, अगर ज्यादा है तो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जो होगा वो सेल के अंदर जो होगा वो एंटर कर जाएगा, और अगर सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन की जो कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो प्रेशर के साथ जो होगी वो ऑक्सीजन गैस जो होगी वो हमारी बाहर निकल जाएगी। तो this is all about the diffusion and next is the osmosis, the movement of water molecules। यहाँ पर जो होगी वो मूवमेंट होगी किस चीज की, वाटर मॉलिक्यूल्स की थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम केस है यहाँ पर हमारा जस्ट लाइक एज द डिफ्यूजन, पर यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है वो किस चीज की हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल्स की हो रही है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। और जो कंसंट्रेशन है हमारा वो सेम रहेगा जैसा कि डिफ्यूजन है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर कंसंट्रेशन हमारी
बाहर ज्यादा है, दैट मीन्स दे हैव टू बी मूव इन द सेल विद द हाई कंसेंट्रेशन के साथ वो अंदर एंटर करेंगे। और अगर अंदर सेल के अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स दे हैव टू बी मूव विद द हाई प्रेशर आउटसाइड द सेल, तो वो प्रेशर के साथ सेल के बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्मोसिस एंड द कॉमन एग्जांपल ऑफ द ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। क्या होगा जब हम सेल को किसी वाटर सॉल्यूशन, जो हम कोई वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे, किस चीज का, शुगर का या सॉल्ट का, या तो हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे शुगर को या फिर हम वाटर को डिसॉल्व करेंगे सॉल्ट में। तो दोनों में से जब हम किसी एक को डिसॉल्व करेंगे तो वो बनेगा हमारा वाटर सॉल्यूशन। तो उस वाटर सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को डालेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द सेल पुट इन द वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और द सॉल्ट। तो सपोज करो हमने जो यहाँ पर वाटर सॉल्यूशन बनाया वो किस चीज का बनाया, शुगर का बनाया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन। और वाटर सॉल्यूशन में हमने क्या किया है कि इस सेल में हमने जो है, जो कंसंट्रेशन है इस वाटर सॉल्यूशन की, वो क्या है कि अंदर जो है, सेल के अंदर जो है वो ज्यादा है और बाहर जो है वो कंसंट्रेशन कम है। दिस इज द वाटर सॉल्यूशन एंड दिस वाटर सॉल्यूशन इज पुट इन द सेल, और उस सेल में जो वाटर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो अंदर जो है वो ज्यादा है और बाहर जो है वो कम है। तो उस केस में क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर की तरफ जो होगा वो निकलेगा, बाहर की तरफ को पानी जो होगा वो इक्वल अमाउंट में बाहर को निकलना शुरू हो जाएगा। सेकंड केस में क्या है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर भी इक्वल है और बाहर भी इक्वल है, जब दोनों केसेस में हमारी अंदर भी इक्वल है कंसंट्रेशन और बाहर भी इक्वल है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो क्या होगा कि जितना वाटर हमारा अंदर जाएगा उतना ही हमारा वाटर बाहर निकलेगा। थर्ड केस में क्या है कि अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है उस सॉल्यूशन की अगर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन जो है हमारी बाहर ज्यादा होने की वजह से वाटर जो होगा वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो हमारा सेल के अंदर जो होगा वो एंटर करेगा। और वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमारा कब सेल के अंदर एंटर करेगा, जब उसकी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर जो होगी वो ज्यादा होगी और अंदर जो होगी कम होगी। तो इस तरह से इस टाइप के ऊपर हमारे पास 3 सॉल्यूशन बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो अंदर सेल के अंदर एंटर करना शुरू हो जाएगा, तो उससे जो होगा वो सेल का साइज जो होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेल स्वेल अप, सेल जो होगा वो फूल जाएगा और चांसेस ये हो सकते हैं कि जो सेल जो है इट कैन बी बस्ट, वो सेल जो है वो फूट भी सकता है और मेम्ब्रेन जो होती है वो रप्चर भी हो सकती है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमने कंसंट्रेशन के बिहाफ पर सॉल्यूशंस को जस्टिफाई करना है कि इस बिहाफ पर हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो कितने टाइप्स के हैं। दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ concentration there are 3 types of the solution. Number 1 is a hypertonic solution. Hypertonic solution में क्या होगा, concentration of solution outside the cell is less than inside the cell. जो concentration है आपकी solution की वो outside the cell जो होगी वो क्या होगी, less होगी as compared to inside the cell. So hypertonic solution, in the hypertonic solution concentration of the solution outside the cell is less than inside the cell. जो concentration है हमारे solution की वो outside the cell जो होगी वो less होगी as compared to inside the cell. और जब हमारी concentration inside the cell जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू द आउटसाइड द सेल. तो ड्यू टू दिस वाटर जो होगा वो क्या करेगा, लूज करेगा. सेल से जो होगा वो वाटर जो होगा वो बाहर की तरफ को लूज करना शुरू कर देगा. तो उससे जो सेल का साइज जो होगा वो श्रिंक करना शुरू कर देगा, सिकुड़ जाएगा. दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सेकेंड सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इक्वल कंसेंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल. इस केस में क्या है कि जो कंसेंट्रेशन है सेल की वो इक्वल होगी आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल. ड्यू टू दिस सेल अगेन गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. तो इसकी वजह से जो सेल होगा वो गेन करेगा इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. बाहर भी उसका जो लेवल होगा वाटर का वो सेम होगा एज कंपेयर टू द जो उसका सेंटर अंदर का जो लेवल होगा वाटर का वो भी
सेम होगा, विच इज लूज। जितना वाटर वो बाहर लूज करेगा उतना ही जो होगा वो अंदर लूज करेगा। सो दिस इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड द लास्ट सॉल्यूशन इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। In hypotonic solution, concentration of solution outside the cell is higher as compared to the inside the cell। तो यहाँ पे जो concentration है हमारी किस चीज की, सॉल्यूशन की, आउटसाइड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल जो होगा वो क्या करेगा, वाटर गेन करेगा। सेल जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा पानी जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जो होगा वो एंटर करना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल जो होगा वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, गेन करेगा। उसकी वजह से सेल का साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप। सेल जो होगा वो फूल जाएगा एंड मे बी बस्ट, और चांसेस जो होंगे वो सेल के फटने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। सो दिस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। That means there are three types of the solution: isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution। इसको डायग्रामेटिकली और अच्छे से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, जो कंसंट्रेट, ये टम्बलर है, टम्बलर के अंदर हमने क्या किया है, वाटर सॉल्यूशन डाला हुआ है, और उस वाटर सॉल्यूशन में हमारा क्या है, जो कंसंट्रेशन है वाटर की वो क्या है, वो अंदर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड। अंदर के मुकाबले बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो कम है और अंदर जो है ज्यादा है। दैट मीन्स देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो बाहर को रिलीज करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि जितनी कंसंट्रेशन हमारी सॉल्यूशन की सेल के अंदर है उतनी ही बाहर है। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो गेन होगा और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा लॉस होगा। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द सेल। सेल के साइज में कोई भी चेंज नहीं होगा। थर्ड इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि जो हमारी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो बाहर ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड। अंदर के मुकाबले जो भी वो ज्यादा होगी, तो इससे क्या होगा कि जो वाटर जो होगा, जो सेल जो होगा वो क्या करेगा, वाटर को ज्यादा से ज्यादा गेन करेगा और पानी जो होगा वो अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा वाटर जाने से जो सेल का साइज होगा वो फूलना शुरू हो जाएगा, स्वेल अप, एंड अल्टीमेटली देयर इज द चांसेस ऑफ द बस्टिंग ऑफ द सेल। तो इसमें कॉमन एग्जांपल हम एग का भी ले सकते हैं, रेजिन्स का भी ले सकते हैं। रेजिन्स मींस आपकी किशमिश। अगर हम किशमिश को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें क्या होगा, जो आपका साइज होगा रेजिन्स का वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और वही रेजिन्स अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में डालते हैं, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द रेजिन्स। साइज जो रेजिन का वो सेम रहेगा। वेयर एज अगर हम रेजिन्स को डालते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो उसमें जो रेजिन्स का साइज होगा वो स्वेल अप करेगा और वो फूल जाएगा। सो दिस इज द types of the solutions on the basis of the concentration. Next is cell wall. It is the outermost covering of the plant cell. Plant cell के जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, cell wall. Next, it is absent in animal cells. Cell wall जो है वो सिर्फ plant cells में present होती है, whereas it is absent in the animal cells. Animal cells में हमने जैसे पीछे पढ़ा था कि maximum जितने भी cells हैं उनके जो बाहर layer होती है that is the plasma membrane or the cell membrane. Whereas in case of the plant cell, the outermost covering of the cell is the cell wall. It is rigid. ये क्या होती है, rigid होती है, strong होती है, पोरस होती है, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। डेड सेल्स होते हैं, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो है वो किस चीज को मिलकर बनी होती है, सेलुलोज को। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ डैश। तो सेल वॉल किस चीज को मिलकर बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ टू सेल्स, जो सेल वॉल है दो सेल्स की, दैट इज ज्वाइंड बाय अ लेयर दैट इज नोन एज लमेला। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो दिस इज द प्लांट सेल एंड देयर आर number of cells, number 1, number 2 and number 3. There are various types of the cells in the plant cells. तो plant cells में हम ये देखेंगे कि ये जो लेयर है अंदर की तरफ को, this is the अंदर की जो लेयर है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर है दैट इज द टू टाइप्स ऑफ द लेयर्स, तो वो कौन सी लेयर है? दिस इज द सेल वॉल। अभी दो लेयर्स है, दैट मीन्स प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो दो टाइप्स की सेल वॉल है, तो फर्स्ट इज द प्राइमरी सेल वॉल अंदर वाली जो है, और बाहर वाली जो है दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। तो अब ये जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ज्वाइंट करते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट जो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लमेले। These are joined with the help of a lamellae. Next, functions of the cell wall. अब हमें देखते हैं कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं। It provides definite shape to the cell. सेल को जो होती है, ये सेल वॉल जो होती है, that means it provides definite shape to the cell. It provides strength to the cell. ये सेल को strength भी provide करती है। It is permeable. ये क्या है? Permeable है and allows substances to different sizes. और ये क्या करती है? परमेबल का मतलब यहाँ पर ये है कि ये अलाउ करती है उन मटेरियल्स को, उन सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए जिनकी की जरूरत होती है सेल को। दैट मींस इट इज परमेबल एंड अलाउ द सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। और ये सेल वॉल जो होती है वो किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इसको हम हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, कि जो भी कंट्रोल होता है सेल का वो कहां से होता है? वो न्यूक्लियस से होता है। इस वजह से हम इसको हेडक्वार्टर ऑफ द न्यूक्लियस भी बोलते हैं। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज। अब यही न्यूक्लियस है जो क्या करता है? डायरेक्ट करता है और कंट्रोल भी करता है जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज कहां पर होती है? सेल में होती है। इन यूकैरियोटिक सेल, अब यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो हम आगे पढ़ेंगे एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स भी आगे पढ़ेंगे। तो इन यूकैरियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, वेयर एज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उसमें वहां पर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो इट हैज डबल लेयर कवरिंग सेल कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें भी न्यूक्लियस में भी एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर भी एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज द पोर्स। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल में जाने के लिए। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं वो मटेरियल को सेल के अंदर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए क्या करते हैं? परमिट करते हैं। एंड chromatin material has the material, chromatin material में कौन सा material होता है? That is the DNA and the protein. Chromosomes has the information of the hereditary material, and that hereditary material is transferred from parents to the next generation. Next types of the cells. There are two types of the cells: prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Prokaryotic cells very minute in size. Size में बहुत छोटे होते हैं। न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है न्यूक्लियस का, दैट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप ऑफ द सेल्स आर द यूकैरियोटिक सेल्स। Eukaryotic cells are larger in size as compared to the prokaryotic cells, and nucleus is surrounded by the nuclear membrane, and there are more than one chromosomes are present. इसमें एक से ज्यादा chromosomes जो होते हैं वो present होते हैं. For example, amoeba, it has more than one chromosome. Human beings, they have more than one chromosomes. Animals, plants, all they have more than one type of the chromosomes. And after the completion of the cell wall, the last type of the cell membrane is the cytoplasm. Cytoplasm क्या है? The liquid part of the cell in which the other organelles float is called cytoplasm. तो cytoplasm क्या है? एक liquid part है, एक jelly type part है जो न्यूक्लियस
के बाहर होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो इन विच द अदर ऑर्गेनेलिज जो होती हैं वो फ्लोट करती हैं, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। दिस इज द, ये आपकी ओनियन पील का ये सेल्स है, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर जो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में जो थे वो ऑर्गेनेलिज होती है वो फ्लोट करती है, और जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, दे हैव टू बी done various types of the functions for maintaining our body fit and fine। वैसे ही हमारे सेल्स में various types of organelles होती हैं, वो present होती हैं, and they have to be maintained different types of the functions। So there are two types of the cytoplasm, cytosol and the cell organelles। cytosol जो है aqueous component है cytoplasm का, and cell organelles, these are the internal organs of the cell that are responsible for carrying out specific jobs to keep the cell alive।